वापस से आप सभी का स्वागत है मध्य प्रदेश जीके 2024 की एमसीक्यू सीरीज में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इसमें टोटल 1000 एमसीक्यूज को इस पूरी सीरीज में डिस्कस करेंगे और डेली हम 20 क्वेश्चंस को उठाते हैं, 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उदयगिरी गुफा यानी जो उदयगिरी केव्स है, जो उदयगिरी गुफा है, वो मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो उदयगिरी केव्स आपको मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में देखने को मिलेगी। उदयगिरी केव्स आपको कहाँ देखने को मिलेगी? मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में, विदिशा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेंगी। ये जो गुफाएं हैं ये गुप्त काल से संबंधित है, गुप्ता पीरियड से एसोसिएटेड है। ये जो केव्स है ये गुप्ता पीरियड से यानी गुप्त काल से संबंधित है। टोटल आपको 20 गुफाएं देखने को मिलेंगी। टोटल केव्स कितनी देखने को मिलेंगी? टोटल गुफाएं या फिर केव्स आपको 20 देखने को मिलेगी, जिसमें से केव नंबर 1 यानी गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 20 यानी केव नंबर 20, ये दोनों ही किस धर्म से संबंधित है? ये दोनों गुफाएं आपकी जैन रिलीजन, जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और जो केव नंबर 5 है, केव नंबर 5 है, ये बहुत फेमस गुफा है, बहुत ज्यादा फेमस केव है। आपको इसमें विष्णु जी की, आपको इस गुफा में विष्णु जी की वरा अवतार की प्रतिमा देखने को मिलेगी। विष्णु जी की वरा अवतार की विशाल प्रतिमा देखने को मिलेगी। कौन सी गुफा में? केव नंबर 5 में। कहां पर? उदयगिरी केव्स में आपको देखने को मिलेगी। तो अभी तक हमने क्या देख लिया? जो उदयगिरी गुफाएं हैं, उदयगिरी केव्स है, ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है। ये गुप्ता पीरियड, गुप्त काल से संबंधित गुफाएं हैं। टोटल आपको यहाँ पर 20 गुफाएं, 20 केव्स देखने को मिलेंगी, जिसमें से केव नंबर 1 और केव नंबर 20 यानी गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 20 ये दोनों ही जैन धर्म से संबंधित है। और जो केव नंबर 5 है, ये इस केव नंबर 5 में, इस गुफा नंबर 5 में आपको विष्णु जी की वरा अवतार की बहुत बड़ी प्रतिमा देखने को मिलेगी। उनका एक बहुत बड़ा आपको स्टैच्यू देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ा देव। बूढ़ा देव किस जनजाति के देवता है? यानी मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति, कौन सी ट्राइब बूढ़ा देव को मानती है, अपना देवता मानती है, डाइटी मानती है? तो ये कौन सी जनजाति के देवता है? ये बैगा जनजाति के। कौन सी जनजाति के देवता है? यानी डाइटी है। मेन डाइटी, प्रमुख देवता किस जनजाति के? बैगा जनजाति के। कौन? बूढ़ा देव। जो बैगा जनजाति के लोग हैं वो बूढ़ा देव को मानते हैं। ये बूढ़ा देव ये शंकर भगवान है बेसिकली। ये कौन है? शंकर भगवान है। शंकर भगवान को बैगा जनजाति के लोग बूढ़ा देव कहते हैं और बूढ़ा देव को ही अपना प्रमुख देवता, मेन डाइटी मानते हैं। उसके बाद ये लोग, इनकी ऐसी मान्यता है कि जो बूढ़ा देव है यानी शंकर भगवान, ये साल वृक्ष पर निवास करते हैं। इनका ऐसा मान्य है, इनकी ऐसी मान्यता है। बैगा जनजाति के लोगों की ऐसी मान्यता है कि बूढ़ा देव साल वृक्ष पर निवास करते हैं। किस वृक्ष पर? साल ट्री, साल वृक्ष पर निवास करते हैं, इसलिए ये साल वृक्ष की भी पूजा करते हैं। हमने क्या देखा? आपसे पूछा गया था बूढ़ा देव किस जनजाति के देवता है, किस ट्राइब के डाइटी है? तो ये बैगा जनजाति के देवता है। ये शंकर भगवान है। बैगा जनजाति ना बूढ़ा देव कहती है और इनकी ऐसी मान्यता है कि जो बूढ़ा देव है यानी शंकर भगवान जी हैं, ये साल वृक्ष पर निवास करते, इसलिए साल वृक्ष की भी पूजा करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए बैगा जनजाति हमें मध्य प्रदेश में कहां पर देखने को मिलेगी, यानी बैगा जनजाति मध्य प्रदेश में इनकी लोकेशन कहां पर है? तो ये बेसिकली आपको मध्य प्रदेश के दक्षिण में, साउथ में देखने को मिलेगी। ये आपको ईस्टर्न सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा, डिंडोरी,
डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, ये कुछ मेन डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पर आपको बैगा जनजाति देखने को मिलेगी। कहाँ कहाँ? पूर्वी सतपुड़ा में, आपको डिंडोरी में, मंडला में, बालाघाट में। उसके अलावा आपको सीधी, शहडोल और उमरिया में भी देखने को मिलेगी। कहाँ पर? सीधी, शहडोल और उमरिया डिस्ट्रिक्ट में भी आपको बैगा जनजाति, बैगा ट्राइब देखने को मिलेगी। तो ये इनकी लोकेशन है कि मध्य प्रदेश में कहाँ रिसाइड करते हैं। ईस्टर्न सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा में, डिंडोरी में, मंडला में, बालाघाट, सीधी, शहडोल और उमरिया में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान की साड़ियां प्रसिद्ध है? यानी मध्य प्रदेश के किस स्थान की साड़ियां प्रसिद्ध है? क्या वो चंदेरी साड़ी है? तो हाँ, वो चंदेरी ही साड़ी है। आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश की महेश्वरी साड़ी और चंदेरी साड़ी दोनों ही बहुत ज्यादा फेमस है। और ये जो चंदेरी साड़ी है, इसे अशोकनगर के चंदेरी में बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम चंदेरी साड़ी पड़ गया। इसे कहाँ बनाया जाता है? अशोकनगर जिले के, यानी अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट के चंदेरी में बनाने के कारण इस साड़ी का नाम क्या रख दिया गया? इस साड़ी का नाम चंदेरी साड़ी नाम रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? चंदेरी साड़ी नाम इसका रख दिया गया। तो मध्य प्रदेश की कौन सी साड़ियां प्रसिद्ध है? चंदेरी की। अगर ऑप्शन में महेश्वरी भी होता तो वो भी फेमस थी। महेश्वरी साड़ी आपकी खरगोन के महेश्वर में बनाई जाती है। देवी अहिल्याबाई के द्वारा, देवी अहिल्याबाई उस साड़ी को पहनती थी, वहीं से वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई है। तो चंदेरी और महेश्वरी दोनों बहुत ज्यादा प्रसिद्ध साड़ियां हैं मध्य प्रदेश की। चंदेरी जो है अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट के चंदेरी में बनाई जाती है, इसलिए इसका नाम चंदेरी पड़ गया। उसके बाद देखें, उसके बाद है भील जनजाति। भील जनजाति के प्रमुख देवता, यानी हमें भील ट्राइब के मेन डाइटी बताने हैं, उनके प्रमुख देवता बताने हैं। तो भील जनजाति के जो प्रमुख देवता है वो है महादेव। भील जनजाति के जो मेन डाइटी है वो है महादेव। इसके अलावा जो इनके प्रमुख देवता है उनका नाम राजा पंथा भी है। ये भी आप लोग जो आपके नोट्स हैं वहां पे लिख लीजिएगा कि राजा पंथा भी इनकी मेन डाइटी है, प्रमुख देवता है, और महादेव भी इनके प्रमुख देवता है, मेन डाइटी है। अब जो भील जनजाति ये मध्य प्रदेश में कहाँ रहती है? मध्य प्रदेश में आपको ये कहाँ देखने को मिलेगी भील जनजाति? तो ये आपको मध्य प्रदेश के साउथ वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगी। कहां पर? मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में देखने को मिलेगी, साउथ वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगी। किन किन जिलों में? धार में, बड़वानी में, झाबुआ में, निमाड़ वाले क्षेत्र में, अलीराजपुर में। तो ये मेन डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पर आपको भील जनजाति देखने को मिलेगी। और अगर पॉपुलेशन वाइज देखे, जनसंख्या के अनुसार देखे, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भील जनजाति की ही है, इसलिए भील जनजाति पहली पोजीशन में आती है, फर्स्ट पोजीशन में आती है। जनसंख्या के अनुसार पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पर भील जनजाति आती है, जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में रहती है, साउथ वेस्टर्न पार्ट में रहती है। और सबसे ज्यादा अगर जिला पूछ लिया जाए किस जिले में आपको सबसे ज्यादा भील जनजाति देखने को मिलेगी, तो धार में सबसे ज्यादा आपको किस जिले में भील जनजाति देखने को मिलेगी? धार जिले में आपको सबसे ज्यादा भील जनजाति आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमजद अली खान
मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से इनका संबंध है? जो अमजद अली खान है, इनका संबंध क्या सरोद वादक है ये, या वीणा वादक है, या फिर तबला वादक है, या फिर सितार वादक है? तो अमजद अली खान ये सरोद वादक है। ये कौन है जो सरोद जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये उसे बजाते हैं? तो अमजद अली खान ये सरोद वादक है। और ये कहाँ से है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ग्वालियर से। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, इनको पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। और इसके अलावा इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है, इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है। तो हमने क्या देख लिया कि अमजद अली खान ये किस क्षेत्र से इनका संबंध है? ये सरोद वादक है, ग्वालियर से, ग्वालियर जिले से इनका संबंध है, और इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिल चुका है। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जात्रा। जात्रा किस जनजाति का प्रमुख पर्व है? यानी जात्रा किस ट्राइब का ये मेन फेस्टिवल है, किस जनजाति का प्रमुख पर्व है? तो जात्रा किसका प्रमुख पर्व है? ये भील का, भील जनजाति का फेस्टिवल है। तो लिख लीजिए जात्रा किस जनजाति का फेस्टिवल है, मेन फेस्टिवल है या मुख्य पर्व है? तो ये भील जनजाति का मुख्य पर्व है। उसके अलावा और भी कुछ भील जनजाति के फेस्टिवल्स है, कुछ और भी भील जनजाति के कुछ फेस्टिवल है, जैसे गल, क्या नाम है? गल। उसके बाद है भगोरिया, उसके बाद है भगोरिया, भगोरिया के बाद है चलावनी, चलावनी। तो ये और भी कुछ पर्व है, और भी कुछ फेस्टिवल है जो कि भील ट्राइब सेलिब्रेट करती है। एक तो आपने देख लिया जात्रा, दूसरा है गल, उसके बाद है भगोरिया और उसके बाद है चलावनी। ये सारे वो फेस्टिवल है जो कि भील जनजाति के द्वारा, भील ट्राइब के द्वारा ये सेलिब्रेट किए जाते हैं। उसके बाद देखें, मध्य प्रदेश में टीवी पर अधिकांश कार्यक्रम, यानी टीवी पर जो प्रोग्राम्स आते हैं, जो कार्यक्रम आते हैं, वो किस केंद्र से प्रसारित होते हैं? क्या वो दिल्ली के केंद्र से, दिल्ली सेंटर से प्रसारित होते हैं, या फिर जयपुर सेंटर से, या फिर लखनऊ सेंटर से, या फिर मुंबई सेंटर से? तो वो प्रसारित होते हैं दिल्ली सेंटर से, दिल्ली के दूरदर्शन सेंटर से, दिल्ली के दूरदर्शन सेंटर से ये टीवी पर ये सारे प्रोग्राम्स प्रसारित किए जाते हैं। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में प्रोग्राम्स प्रसारित किए जाते हैं। उसके बाद देखें, कर्मा नृत्य, जो कर्मा डांस है, यानी ये कर्मा डांस, कर्मा नृत्य, कर्मा डांस किस जनजाति से संबंधित है? क्या वो बंजारा ट्राइब से रिलेटेड है, क्या वो बैगा ट्राइब से रिलेटेड है, या फिर कोल से, या फिर सहारिया से? तो जो कर्मा नृत्य है, जो कर्मा डांस है, वो संबंधित है बैगा जनजाति से। किससे संबंधित है कर्मा डांस? ये आपका बैगा जनजाति से संबंधित है। और भी कुछ बैगा जनजाति के और भी कुछ डांस, आप लोग कुछ और भी इनके नृत्य देख लीजिए। जो आदिवासी नृत्य है वो है सैला, सैला। उसके बाद परधोनी, ये मैरिज के अवसर पर, विवाह के समय किया जाता है। सैला हो गया, परधोनी हो गया, कर्मा हो गया। उसके अलावा है फाग, बिल्मा, झरपट, फाग, बिल्मा और झरपट। ये सारे वो डांस है, ट्राइबल डांस है, जो कि कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है? बैगा जनजाति। कर्मा, कर्मा इनका मेन डांस है। सैला, परधोनी, परधोनी ये मैरिज के ओकेजन पर, विवाह के अवसर पर करते हैं। फाग, बिल्मा, झरपट, ये सारे डांस फॉर्म किस जनजाति से संबंधित है? बैगा जनजाति से, बैगा ट्राइब से रिलेटेड है। इसके बाद देखें, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी व्यावसायिक विज्ञापन सेवा कब प्रारंभ हुई? यानी मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो कमर्शियल, कमर्शियल
एडवर्टाइजिंग, कमर्शियल, एडवर्टाइजिंग, सर्विस। कब से स्टार्ट की गई थी, कब से प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश में आकाशवाणी व्यवसाय विज्ञापन सेवा कब से चालू की गई थी? तो ये स्टार्ट की गई थी 1975 से। कब से स्टार्ट की गई थी? 1975 से। और मध्य प्रदेश का जो सबसे पहला फर्स्ट ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, मध्य प्रदेश में सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन कहाँ खोला गया था? इंदौर में। इंदौर में कब? 1955 में, 1955 में ये खोला गया था। तो जो मध्य प्रदेश में जो आकाशवाणी व्यावसायिक विज्ञापन सेवा ये प्रारंभ की गई थी 1975 में, 1975 में। और मध्य प्रदेश में पहला आकाशवाणी केंद्र यानी ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? इंदौर में। कब? 1955 में, 1955 में। उसके बाद देखें, निम्नलिखित में से कौन सी कोल जनजाति की उपजाति है? यानी आपको कोल ट्राइब की सबकास्ट बतानी है, उपजाति बतानी है कि इनमें से कौन सी कोल जनजाति, कोल ट्राइब की सबकास्ट है। क्या वो रोतेले हैं, या फिर भरोतिया है, या फिर प्रधान है, या फिर राठिया है? तो वो है रोतेले। रोतेले जो है ये कोल जनजाति की सब कास्ट है, कोल जनजाति की उपजाति है। उसके अलावा रोतेले के अलावा रोतिया भी है। रोतेले के अलावा इनकी एक और सब कास्ट है, उपजाति है, जिसका नाम है रोतिया। ये कहाँ के जो कोल जनजाति के लोग हैं, ये कहाँ के नेटिव्स हैं, यानी कहाँ के मूल निवासी है? ये कहाँ के मूल निवासी है? तो ये विंध्य पहाड़ी श्रेणी के, विंध्य पहाड़ी श्रेणी के यानी विंध्यन माउंटेन रेंजेस के मूल निवासी है, नेटिव्स है। वहां पर आपको इनका मूल निवास देखने को मिलेगा। कौन सा? जो विंध्य माउंटेन रेंजेस है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं विंध्य कैमूर श्रेणी, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं विंध्य कैमूर श्रेणी के, विंध्य कैमूर श्रेणी के। जिला कौन कौन सा आ जाएगा, कहां पर आपको किन किन डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी कोल ट्राइब? तो वो आपको देखने को मिलेगी रीवा, सतना, शहडोल। रीवा, सतना, शहडोल, जबलपुर और सीधी में, सीधी डिस्ट्रिक्ट में, सीधी जिले में। तो हमने क्या देख लिया कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कोल जनजाति की उपजाति सबकास्ट कौन सी है, तो वो है रोतेले और रोतिया। और इसके अलावा कोल जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ के मूल निवासी है? तो ये विंध्य कैमूर श्रेणी यानी विंध्यन कैमूर रेंजेस के ये मूल निवासी हैं, नेटिव्स हैं। उसके अलावा किन किन जिलों में आपको ये देखने को मिल जाएंगे? रीवा डिस्ट्रिक्ट में, सतना में, शहडोल में, जबलपुर में और सीधी में। अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो मध्य प्रदेश की तीसरी नंबर की जनजाति है जनसंख्या के अनुसार, थर्ड नंबर की ट्राइब है। फर्स्ट नंबर पे भील आएगी जनसंख्या के अनुसार, दूसरे नंबर पर गौंड जनजाति आएगी और तीसरे नंबर पर कोल ट्राइब आएगी, कोल जनजाति। उसके बाद देखें सफेद बाघों की भूमि यानी होमलैंड ऑफ व्हाइट टाइगर्स, होमलैंड ऑफ व्हाइट टाइगर्स, सफेद बाघों की भूमि प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? यानी होमलैंड ऑफ व्हाइट टाइगर्स मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है, इसे रीवा कर लीजिए, वो कहा जाता है रीवा को, वो कहा जाता है रीवा को। क्यों कहा जाता है रीवा को? क्योंकि जो बघेलखंड, बघेलखंड में, बघेलखंड में रीवा रियासत के, रीवा प्रिंसली स्टेट, रीवा रियासत के शासक, रीवा रियासत के रूलर महाराजा मार्तंड सिंह, कौन? महाराजा मार्तंड सिंह,
महाराजा मार्तंड सिंह ने ही सबसे पहले सतना के सतना जिले के मुकुंदपुर में सतना जिले के मुकुंदपुर में सफेद बाघ यानी व्हाइट टाइगर को देखा था, इसलिए कहा जा रहा है कि रीवा को होमलैंड ऑफ व्हाइट टाइगर कहा जाता है, क्योंकि बघेलखंड प्रिंसली स्टेट्स में जो रीवा रियासत थी, रीवा रियासत के जो शासक थे, रूलर थे महाराजा मार्तंड सिंह, उन्होंने ही सबसे पहले वहां पर सतना के मुकुंदपुर में उन्होंने सबसे पहले सफेद बाघ यानी व्हाइट टाइगर को देखा था, और जिसका नाम था मोहन। उसका नाम क्या था? मोहन। कब इसे देखा गया था? 1951 में। कब इसे देखा गया था? 1951 में, और इसका नाम क्या था? मोहन। और यहीं पर ही, और फिर यहीं पर ही 2016 में मुकुंदपुर में ही व्हाइट टाइगर सफारी चालू की गई। मुकुंदपुर में ही व्हाइट टाइगर सफारी चालू की गई। कब? 2016 में। कहां पर? सतना के मुकुंदपुर में। तो सफेद बाघों की भूमि कहा जाता है रीवा को, होमलैंड ऑफ व्हाइट टाइगर्स रीवा डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। बघेलखंड में रीवा रियासत के जो शासक थे महाराजा मार्तंड सिंह, उन्होंने ही सबसे पहले सतना के मुकुंदपुर में उन्होंने सबसे पहले सफेद बाघ व्हाइट टाइगर को देखा था, जिसका नाम रखा गया मोहन। कब? 1951 का समय है ये, और 2016 में फिर मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी को चालू किया गया है। उसके बाद देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक घुमंतू जनजाति है, यानी कौन सी एक नोमैडिक ट्राइब है? कौन सी एक नोमैडिक ट्राइब है? घुमंतू जनजाति, यानी जो एक जगह निवास नहीं करती है, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है, तो वो है बंजारा जनजाति। कौन सी जनजाति? बंजारा ट्राइब, बंजारा जनजाति। और इनका एक जो इनका ट्राइबल डांस है वो लिख लीजिएगा। जो बंजारा जनजाति जो आदिवासी नृत्य करती है, जो ट्राइबल डांस करती है, वो है लहंगी। कौन सा नृत्य करती है? लहंगी। और लहंगी सहरिया जनजाति के द्वारा भी किया जाता है। बाकी आप यहाँ पे भी लिख लीजिए, बंजारा ट्राइब का जो आदिवासी नृत्य है, जो ट्राइबल डांस है, वो है लहंगी। ये एक घुमंतू जनजाति, एक नोमैडिक ट्राइब है। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक भाग किस रेलवे के लाभान्वित होता है? किस रेलवे से लाभान्वित होता है? यानी मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक भाग है, जो मैक्सिमम एरिया है, कौन से रेलवे जोन से लाभान्वित होता है, प्रॉफिटेबल होता है? तो वो है आपका मध्य रेलवे वाला जोन। सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश का इसी रेलवे जोन में कवर होता है। कौन सा? सेंट्रल रेलवे, यानी मध्य रेलवे जोन में। सेंट्रल रेलवे, मध्य रेलवे जोन में। उसके बाद देखें, कौन सी जनजाति सिख धर्म से प्रभावित है और गुरु नानक देव में अटूट विश्वास करती है? यानी इनमें से कौन सी जनजाति है, कौन सी ट्राइब है जो कि सिख धर्म, सिख रिलीजन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है और गुरु नानक देव को भी बहुत ज्यादा मानती है, उनमें बिलीफ रखती है? तो वो है आपकी बंजारा जनजाति। वो कौन सी जनजाति है? तो वो है बंजारा ट्राइब, बंजारा जनजाति। और ये आपको बेसिकली कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये आपको निमाड़, ये आपको निमाड़, मालवा और मंडला वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी बंजारा जनजाति। कहाँ देखने को मिलेगी? निमाड़, मालवा और मंडला वाले क्षेत्र में। उसके बाद देखें, मध्य प्रदेश में पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान, यानी मध्य प्रदेश में पुलिस ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पर है? मध्य प्रदेश में पुलिस ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
मध्य प्रदेश में पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान, पुलिस ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो वो है भोपाल में। कहाँ पर आपको ये इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा? तो ये आपको देखने को मिलेगा भोपाल में। उसके बाद देखें, किस जनजाति के घरों को कू कहा जाता है? यानी किस जनजाति के घरों को, उनके जो घर होते हैं, जो होम होते हैं, उसे कू कहा जाता है। तो वो कहा जाता है भील जनजाति के घरों को किस नाम से जाना जाता है? कू नाम से जाना जाता है। उसके अलावा इनके घरों को टपरा भी कहते हैं। इनके घरों को टपरा भी कहा जाता है। भील जनजाति के जो घर है उन्हें कू भी कहा जाता है और टपरा भी कहा जाता है। उसके अलावा जो भील जनजाति के जो घरों का समूह होता है, यानी जो ग्रुप्स होता है, भील ट्राइब के, भील जनजाति के घरों का समूह, भील जनजाति के घरों का समूह यानी जो ग्रुप्स ऑफ होम्स है, ग्रुप्स ऑफ हाउसेस है, उसे क्या कहा जाएगा? उसे फला कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? उसे फला कहा जाएगा। भील जनजाति के घर को, यानी जो इनका घर है, जो इनका हाउस है, उसे कू या फिर टपरा कहते हैं। जो इनके ग्रुप्स ऑफ हाउसेस है, यानी इस जनजाति के जो घरों का समूह है, उसे फला कहा जाएगा। और भीलों के जो बड़े गांव होते हैं, भील जनजाति के जो बड़े गांव होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे पाल कहा जाता है। भील जनजाति के जो बड़े गांव होते हैं, जो इनके विलेजेस होते हैं, जो इनके बड़े गांव होते हैं, जो इनके विलेजेस होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे पाल कहा जाता है। उसे पाल कहा जाता है। तो ये सारी चीजें भी आप लोग देख लीजिएगा कि भील जनजातीय घर को कू या फिर टपरा कहते हैं। जो ग्रुप्स ऑफ हाउसेस होते हैं, भील जनजाति के घरों के समूह होते हैं, उसे फला कहा जाता है। और जो भील जनजाति के जो गांव होते हैं, बड़े बड़े गांव, विलेजेस, उन्हें पाल कहते हैं। इसके बाद देखें, ग्वालियर घराना भारत का सबसे पुराना घरानों में से एक है। जो ग्वालियर घराना है वो भारत का सबसे पुराने घरानों में से एक है। ये शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक के क्षेत्र से संबंधित है। अब वो आपको वो क्लासिकल म्यूजिक बताना है, क्या वो ध्रुपद है, क्या वो ख्याल गायकी है, क्या वो ठुमरी है या फिर तराना है। तो ग्वालियर के घराने से जो क्लासिकल म्यूजिक, जो शास्त्रीय संगीत संबंधित है, वो है ख्याल गायकी, ख्याल सिंगिंग, ख्याल गायकी। क्योंकि ग्वालियर से बहुत सारे ख्याल गायक हमें देखने को मिलेंगे, जैसे राजा भैया पूछ वाले, जैसे राजा भैया पूछ वाले। ये कहाँ से है? ये ग्वालियर से ही आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा शंकर राव पंडित, शंकर राव पंडित, ये भी ग्वालियर से ख्याल गायकी करते। तीसरे है नारायण राव पंडित, तीसरे है नारायण राव पंडित, ये भी ग्वालियर से है और ख्याल गायकी करते हैं। उसके अलावा चौथे है कृष्ण राव पंडित, चौथे हैं कृष्ण राव पंडित, ये भी ग्वालियर से है और ख्याल गायकी करते हैं। तो ग्वालियर घराना किस शास्त्रीय संगीत से संबंधित है? ख्याल गायकी से। ग्वालियर से ये चारों, राजा भैया पूछ वाले, शंकर राव पंडित, नारायण राव पंडित और कृष्ण राव पंडित, ये चारों ग्वालियर से ही संबंध इनका है और ये चारों ही ख्याल गायकी करते हैं। इसके बाद देखें, वर्ष 2011 की जनगणना यानी 2011 में जो सेंसस की सर्वे हुआ था, उसके अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत, कितना परसेंटेज अनुसूचित जनजाति एसटी का, यानी मध्य प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है। अब हमें ये जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन कितनी है। तो वो है मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन कुल जनसंख्या कितनी है? तो वो है 726
26,809। अब इस कुल जनसंख्या के इस टोटल पॉपुलेशन में से कितना परसेंट एसटी का है, अनुसूचित जनजाति का है, तो वो है आपका, अब इस टोटल पॉपुलेशन में से कितना परसेंट एसटी का है, तो वो है आपका 21.10%, यानी आपका इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 21.10% किसका है, शेड्यूल्ड ट्राइब का है, अनुसूचित जनजाति का। और अगर एससी पूछ लिया जाए, एससी का कितना प्रतिशत है कुल जनसंख्या, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में, टोटल पॉपुलेशन में, तो वो है 15.62%। कितना है, 15.62%। उसके बाद देखें, भोपाल संभाग में जो भोपाल डिवीजन है उनमें कौन सा जिला, इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो भोपाल डिवीजन में विदिशा भी आता है, भोपाल डिवीजन में सीहोर भी आता है, लेकिन जो होशंगाबाद और बैतूल है ये आपके नर्मदापुरम डिवीजन में आता है। किस में आता है, नर्मदापुरम डिवीजन में आता है। भोपाल डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो भोपाल डिवीजन में विदिशा आता है, सीहोर आता है। मैं इधर लिख देती हूँ कि भोपाल डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो वो है विदिशा, सीहोर, राजगढ़। कौन कौन से देख लिया हमने, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, उसके अलावा है रायसेन और भोपाल, रायसेन एंड भोपाल। तो भोपाल संभाग में, भोपाल डिवीजन में 5 जिले आते हैं, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, रायसेन और भोपाल। जो आपका होशंगाबाद और बैतूल है, होशंगाबाद और बैतूल ये आते हैं नर्मदापुरम डिवीजन में, नर्मदापुरम संभाग में होशंगाबाद, बैतूल और हरदा ये तीनों जिले किसमें आते हैं, आपके नर्मदापुरम डिवीजन में। कौन कौन से, होशंगाबाद जिसे आज हम नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं, बैतूल और हरदा। और भोपाल डिवीजन में कौन से 5 जिले आते हैं, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, रायसेन और भोपाल। तो इस हिसाब से देखा जाए तो होशंगाबाद और बैतूल ये दोनों भोपाल डिवीजन में नहीं आते, बाकी सीहोर और विदिशा तो भोपाल संभाग, भोपाल डिवीजन में आते हैं। आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन देखें, आज का लास्ट क्वेश्चन देखें कि कौन सी जनजाति, कौन सी ट्राइब अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज बताती है, यानी कौन सी ट्राइब खुद को महाराणा प्रताप का डिसेंडेंट बताती है, महाराणा प्रताप का डिसेंडेंट यानी उनका वंशज बताती है, तो वो है भील जनजाति। भील जनजाति खुद को महाराणा प्रताप का डिसेंडेंट, खुद को उनका वंशज बताती है। ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, हम सब जानते हैं मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा ये भील जनजाति आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों में आपको भील जनजाति देखने को मिलेगी और ये खुद को महाराणा प्रताप का वंशज बताती है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो जनसंख्या के अनुसार पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में भील जनजाति की ही पॉपुलेशन है। और अगर देखा जाए किस जिले में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है भील जनजाति की, तो वो है धार डिस्ट्रिक्ट में। किस जिले में, धार डिस्ट्रिक्ट में, धार जिले में आपको भील जनजाति की सबसे ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलेगी। तो ये आज के 20 क्वेश्चंस थे। आप लोग प्लीज बताइए कमेंट सेक्शंस में कि आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।